आइए आज हम अब आगे क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि लंबाई मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे परिशुद्ध यंत्र है, मतलब सबसे एक्यूरेट नापेगा। एक वर्नियर कैलिपर्स जिसके वर्नियर पैमाने पर 20 विभाजन है, वर्नियर पैमाने पर कह रहा है 20 डिवीजन है। दूसरा यंत्र ले रहा है स्क्रू गेज, कह रहा है एक स्क्रू गेज जिसकी चूड़ी अंतराल 1 मिलीमीटर, चूड़ी अंतराल का मतलब पिच, और वृत्तीय पैमाने पर यानी सर्कुलर पैमाने पर 100 विभाजन यानी डिवीजन है। सी है कोई प्रकाशिक यंत्र जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की सीमा के अंदर लंबाई माप सकता है। तो कह रहा है इनमें सबसे कौन सा परिशुद्ध यंत्र है, मतलब सबसे अच्छा कौन नापेगा। तो इसको देखते हैं। अब देखिए, जिस उपकरण का अल्पतमांक न्यूनतम होता है वो सबसे यथार्थ उपकरण कहलाता है। अल्पतमांक का मतलब अल्पतम अंक, अल्पतम अंक सबसे कम अंक तक नापे, मतलब सबसे सूक्ष्म नाप सके, तो वही उतना अच्छा उपकरण होगा। तो वही कह रहा है जिस उपकरण का अल्पतमांक न्यूनतम होता है वो सबसे यथार्थ यानी सबसे अच्छा उपकरण कहलाता है। अब वर्नियर पैमाने पर बने भागों की संख्या कितनी दी गई है, 20, और मुख्य पैमाना खाना में 1 मिलीमीटर का अंतर है जो इसमें दिया गया है। ये एक स्क्रू गेज, एक वर्नियर कैलिपर जिसके वर्नियर पैमाने पर 20 विभाजन है। तो वर्नियर पैमाने पर डिवीजन 20 है और मुख्य पैमाना खाना यानी मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर का है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। देखिए, वर्नियर पैमाने पर बने खानों की संख्या 20 है। अब जो वर्नियर कैलिपर्स होता है उसमें जो मुख्य पैमाना होता है उसका खाना जो होता है वो 1 मिलीमीटर का होता है। दो खानों के बीच जो डिस्टेंस होती है, मतलब जगह होती है, वो 1 मिलीमीटर होती है। तो अब जैसे मेन स्केल है, मतलब मुख्य पैमाना है, और वर्नियर पैमाना है, तो इसको इस तरह समझिए कि जैसे कोई स्क्रू है उसमें कोई बोल्ट फंसा दिया जाए, पेंच है उसमें नट फंसा हुआ है, उसको घुमाएंगे तो जितना नट आगे बढ़ेगा तो चूड़ी उसमें जो है एक चूड़ी ढक जाएगी, उसके आगे की सारी चूड़ियां दिखेंगी, एक चूड़ी ढक जाएगी। तो जो वर्नियर पैमाना है वो तो हमारा पूरा दिखेगा, लेकिन जो मुख्य पैमाना है वो एक चूड़ी चूंकि ढकी रहेगी तो एक कम दिखेगा। तो वही कह रहा है कि चूंकि वर्नियर पैमाने पर बने 20 भाग हैं तो मुख्य पैमाने पर बने 19 भागों के बराबर होंगे, क्योंकि एक भाग एक चूड़ी उसमें दबी रहेगी। तो 20 भाग जो वर्नियर पैमाने पर हैं वो मुख्य पैमाने के 19 भाग के बराबर होंगे। तो अब अगर हम वर्नियर पैमाने का खाना अगर देखें, जिसको वर्नियर स्केल डिवीजन कहेंगे इंग्लिश में, तो चूंकि 20 वर्नियर पैमाने के खाने 19 मुख्य पैमाने के खाने के बराबर है, इसलिए एक वर्नियर पैमाने का खाना 20 19 के बराबर है, तो एक 19/20 के बराबर होगा। तो वही देखिए 19/20 लिख दिया। तो इसलिए वर्नियर पैमाने का खाना यानी VSD वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 19/20 मेन स्केल डिवीजन या मुख्य पैमाने के खाने। अब देखिए, वर्नियर कैलिपर्स की अल्पतमांक यानी लीस्ट काउंट, कम से कम कितना नाप सकता है। तो कम से कम कितना नापेगा, तो जो वर्नियर स्केल का मेन स्केल का डिवीजन है उसमें वर्नियर स्केल का डिवीजन घटा देंगे। तो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, क्योंकि एक चूड़ी ही इसके ऊपर चढ़ी हुई है तो एक चूड़ी की बात करेंगे। तो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो ये हो गया 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस
1 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर 19/20 मेन स्केल डिवीजन हम लोग निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर उसने रख दिया 19/20 मेन स्केल डिवीजन। अब ये 20 इधर आ जाएगा, 20 में 19 घटेगा 1/20 हो जाएगा। तो 1/20 मेन स्केल डिवीजन हो गया, इक्वल टू 1/20 मिलीमीटर में आ जाएगा, क्योंकि दो चूड़ियों के बीच जो दो खानों के बीच जो अंतर है वो 1 मिलीमीटर है। इसी को चूड़ी अंतराल कहते हैं स्क्रू गेज में, पिच जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये हमारा 1/20 मिलीमीटर हो गया। इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1/10 का गुणा हो जाएगा, तो 1/200 हो गया, यानी 0.005 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब बी वाला ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, कह रहा है एक स्क्रू गेज जिसका चूड़ी अंतराल यानी पिच 1 मिलीमीटर है और वृत्तीय पैमाने पर 100 विभाजन है। तो सबका देखिए हम लोग लीस्ट काउंट यानी अल्पतमांक यानी अल्पतम कितने अंक तक नाप रहा है वो चीज निकाल लेंगे। अगर हम वो चीज निकाल लें तो जिसका चूड़ी अंतराल जिसका अल्पतमांक कम होगा यानी लीस्ट काउंट कम होगा, यानी वो कम से कम नाप सकता है, इतनी ज्यादा अच्छा होगा। तो अब स्क्रू गेज का अल्पतमांक निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्क्रू गेज यानी पेंच मापी की पिच। अब देखिए पिच का मतलब चूड़ी अंतराल। अब देखिए पेंच मापी यानी पेंच है, पेंच का मतलब स्क्रू गेज, एक स्क्रू में कोई चीज घूम रही है तो स्क्रू में चूड़ियां ऐसे ऐसे बनी रहती हैं, तो दो चूड़ियों के बीच जो अंतर होगा अगल बगल वाली के, उसी को चूड़ी अंतराल या इंग्लिश में पिच बोलते हैं। तो वो 1 मिलीमीटर है, जैसे अभी हमने वर्नियर कैलिपर्स में पढ़ा। अब वृत्तीय पैमाने पर बने खानों की संख्या। अब देखिए एक चूड़ी होगी, ऐसे जैसे हमारा पिन है इस तरह होगा, इसी में चूड़ी घूमेगी, तो घूमने वाले को वृत्तीय पैमाना कहेंगे। जो जिस पर घूम रहा है इसी पे चूड़ी बनी है तो ये वृत्ताकार घूम रही है, तो वही कह रहा है कि वृत्तीय पैमाने पर बने खानों की संख्या कितनी है, 20। अब स्क्रू गेज की अल्पतमांक का फार्मूला क्या होता है, पिच बटे वृत्तीय पैमाने पर खानों की संख्या। इसको याद कर लीजिए इस फार्मूले को। स्क्रू गेज का अल्पतमांक इक्वल टू पिच अपान सर्कुलर स्केल डिवीजन इंग्लिश में बोलेंगे, या हिंदी में वृत्तीय पैमाने पर खानों की संख्या। तो पिच यानी चूड़ी अंतराल 1 मिलीमीटर है, तो 1 बटे वृत्तीय पैमाने पर खानों की संख्या 100 है, यानी 1/100 मिलीमीटर आ गया। सेंटीमीटर बदलेंगे तो 1/1000 हो जाएगा, तो ये आ गया 0.001 सेंटीमीटर। अब सी वाले में कह रहा है, सी वाला क्या हमसे पूछ रहा है, सी वाले में पूछ रहा है कि कोई प्रकाशिक यंत्र जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की सीमा के अंदर लंबाई माप सकता है। तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के सीमा के अंदर, तो यहाँ पर देखते हैं कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्डा दिखाई दे, प्रकाश में बहुत सारे रंग होते हैं लेकिन दिखाई देने वाली दृश्य प्रकाश ही हम देख सकते हैं। तो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य नहीं है, दृश्य प्रकाश की है, इसको दृश्य लिखना चाहिए। तो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 10⁻⁷ मीटर होती है लगभग। ये जो इस तरह बना देता है, पूरा सीधा सीधा बराबर नहीं लगाता, इसका मतलब बराबर नहीं है, लगभग बराबर का चिन्ह है, तो इसीलिए इसको बोलेंगे कि लगभग 10⁻⁷ मीटर होगी। सेंटीमीटर बदलेंगे तो 10⁻⁵ सेंटीमीटर हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 0.00001 सेंटीमीटर। अब देखिए दिया हुआ प्रकाशिक उपकरण लंबाई का मापन प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि तक कर सकता है, यानी जितनी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है उसी के इर्द गिर्द या उसी के हिसाब से कर सकता है। अतः दिए गए प्रकाशिक यंत्र की का अल्पतमांक, अब इसका अल्पतमांक निकालेंगे तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 0.0001 सेंटीमीटर, क्योंकि इतना ही नाप सकता है, तो यही इसका अल्पतमांक हो जाएगा या लीस्ट काउंट हो जाएगी। तो दिए गए प्रकाशिक उपकरण की अल्पतमांक न्यूनतम है, सबसे कम यही आ रहा है, तीनों जो भी हमने निकाले। अतः दिया गया प्रकाशिक उपकरण ही सबसे यथार्थ उपकरण है, क्योंकि देखिए अगर लीस्ट काउंट की बात करें तो इसमें 0.00001 सेंटीमीटर है, ये गलत लिखा हुआ, ये होगा, एक 0 और रखना चाहिए, भूल गया है। तो ये आ जाएगा, इसमें देखिए 3 अंक बाद दशमलव, इसमें 5 अंक बाद,
और इसमें भी 3 अंक बाद, तो 5 अंक बाद है, इसका मतलब सबसे कम ये नाप रहा है, इसलिए सी वाला हमारा सबसे अच्छा नापेगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कोई छात्र 100 आवर्धन के एक सूक्ष्मदर्शी, आवर्धन का मतलब उतने गुना बढ़ा देना, मैग्निफिकेशन इंग्लिश में बोलते हैं। तो कह रहा है कोई छात्र 100 आवर्धन के एक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखकर मनुष्य के बाल की मोटाई मापता है। 100 आवर्धन मतलब अगर आदमी के बाल की मोटाई 0.1 मिलीमीटर है तो इसमें 100 का गुणा कर दें, इतना मोटा हमको दिखाई देगा। वो 20 बार प्रेक्षण करता है और उसे ज्ञात होता है कि सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप के दृश्य क्षेत्र में बाल की औसत लंबाई 3.5 मिलीमीटर है। औसत मोटाई, लंबाई नहीं। बाल की मोटाई का अनुमान क्या है? तो अब हमें बताना है कि वो नापता है तो इतना प्राप्त होता है, तो बाल की मोटाई आखिर है कितनी? तो इसी की 100 गुना कम होगी, क्योंकि आवर्धन 100 गुना ज्यादा है। जब 100 गुना ज्यादा देख रहा है तो ये बाल की वास्तविक जो मोटाई हम देखें तो 100 गुना कम होगी, तो इतने बटे 100 कर दीजिए। तो 100 करेंगे तो 0.2 अंक इधर खिसक जाएगा, 0.035 मिलीमीटर होगा। सीधा सीधा आंसर। अब इसको देखे लगाना है तो इस तरह लगाइए कि सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन 100 है, बाल की प्रेक्षित मोटाई 3.5 मिलीमीटर है। बाल की अनुमानित मोटाई निम्न सूत्र से दी जा सकती है। आवर्धन बराबर प्रेक्षित मोटाई अपान वास्तविक मोटाई। आवर्धन बराबर प्रेक्षित मोटाई अपान वास्तविक। तो प्रेक्षित मतलब जो कैलकुलेट करने पे मिली है वो कितनी है? 3.5 और वास्तविक मोटाई कितनी है? 100 गुना उसको बढ़ा। आवर्धन 100 गुना। आवर्धन इक्वल टू प्रेक्षित मोटाई अपान वास्तविक मोटाई। तो अब वास्तविक मोटाई निकालना है तो प्रेक्षित मोटाई अपान आवर्धन। तो कैलकुलेटेड, प्रेक्षित मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू, तो 3.5 आ गई है। आवर्धन हमारा 100 गुना बढ़ा दे रहा है, तो 100 हो गया यानी 0.035 मिलीमीटर हो जाएगा। अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वें क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। एक एक उत्तर हमको देना है। पहला क्या कह रहा है? आपको एक धागा और मीटर पैमाना दिया जाता है, आप धागे के व्यास का अनुमान किस प्रकार लगाएंगे? एक धागा दे दिया और एक मीटर पैमाना दे दिया। अब कह रहा है आप धागे के व्यास का अनुमान कैसे लगाएंगे? धागा तो बहुत पतला है। तो अब देखिए, धागे का व्यास इतना कम है कि इसका मापन मीटर पैमाने की सहायता से नहीं मापा जा सकता। धागा बहुत पतला है, मीटर से कैसे नापेंगे? अब देखिए, धागे के व्यास का मापन करने के लिए हम धागे के अनेक फेरे पैमाने पर पास पास लपेटते हैं। उसी मीटर पे कह रहा है धागे के व्यास का मापन करने के लिए हम धागे के अनेक फेरे पैमाने पर पास पास लपेटेंगे। मीटर जो पैमाना दिया गया है, फेरों की संख्या गिनकर n ज्ञात कर लेंगे। अब हम गिन लेंगे कि हमने कितने फेरे लपेटे तथा पैमाने पर लिपटे हुए धागे की लंबाई l मीटर पैमाने से नाप लेंगे। लंबाई मीटर से नाप लेंगे कितनी है। अब धागे का व्यास बराबर लिपटे हुए धागे की लंबाई l अपान फेरों की संख्या n। इस प्रकार से हम लोग उसको नाप लेंगे। धागे का व्यास इस प्रकार से आ जाएगा कि लिपटे हुए धागे की लंबाई बटे फेरों की संख्या n। इस फार्मूले से हम उसको नाप लेंगे। अरे इसको इसी तरह समझिए, जैसे 10 मीटर की कोई रस्सी है। अब उसमें हम फंदा ऐसे हाथ में, जैसे रस्सी पड़ी हो तो उसको समेट के एक पास रखते हैं, तो ऐसे ऐसे फंदे बनाते चले जाते हैं। तो मान लीजिए हमने 10 मीटर है, एक एक मीटर के फंदे बनाए तो 10 फंदे बन जाएंगे। अब हमसे पूछा जाए कि जो फंदा बनाया उस वृत्ताकार उसमें, तो उसका व्यास कितना है? तो 10 मीटर के 10 फंदे हमने बनाए हैं, 1 मीटर कर दिया है, तो एक फंदा कितने का होगा?
1/n यानी 10 किए हैं तो 10 कर देंगे तो 1/10 इतना आ जाएगा। तो इसी प्रकार इसने कर दिया कि धागे का व्यास बराबर लिपटे हुए धागे की लंबाई बटे फेरों की संख्या। तो अगर हमको व्यास दे दे कि 1 मीटर है व्यास, जितने 10 मीटर की लंबाई की रस्सी को हमने बार बार घुमा के 10 बार उसको घुमाया और 1 मीटर व्यास बना दिया क्योंकि 10 मीटर है। तो पूछ ले कि लंबाई कितनी थी, ना बताए, तो 1 का जब 10 मीटर है और 10 फंदे बना दिए तो 10 मीटर नहीं हो जाएगा। तो वही लिपटे हुए धागे की लंबाई निकालना हो तो यही जितने फंदे बनाए हैं इधर गुणा हो जाएगा धागे के व्यास का। हमने वृत्ताकार जो रस्सी बनाई लपेटी थी उस वृत्त को मान लिया, जैसे धागे का व्यास पूछ रहा है, धागा भी तो वृत्ताकार होगा, उसी का व्यास होगा। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। तो समझदारी से काम करेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान है, बस थोड़ा समझना। अगला पूछ रहा है कि एक स्क्रू गेज का चूड़ी अंतराल यानी पिच इंग्लिश में कहेंगे 1 मिलीमीटर है और उसके वृत्तीय पैमाने पर 200 विभाजन है। क्या आप यह सोचते हैं कि वृत्तीय पैमाने पर विभाजनों की संख्या स्वेच्छा से बढ़ा देने पर स्क्रू गेज की यथार्थता में वृद्धि करना संभव है? यथार्थता का मतलब एक्यूरेसी। अगर हम वृत्तीय पैमाने पर विभाजनों की संख्या बढ़ा दें तो क्या और अच्छा नापने लगेगा? तो इसको देखते हैं। अब देखिए, जब खानों की संख्या वृत्तीय पैमाने पर बढ़ा देंगे इसका मतलब जो खाने दूर दूर थे और पास पास हो जाएंगे, मतलब और कम मोटाई नाप सकता है। तो इसलिए हमारा इंस्ट्रूमेंट या यंत्र ज्यादा यथार्थ हो जाएगा, मतलब ज्यादा अच्छा नापेगा। तो वही कह रहा है कि हाँ, स्क्रू गेज की यथार्थता में वृद्धि उसके वृत्तीय पैमाने पर बने भागों की संख्या बढ़ाकर की जा सकती है, क्योंकि स्क्रू गेज की अल्पतमांक को निम्न सूत्र से प्रदर्शित करते हैं। तो अल्पतमांक का ये सूत्र है कि अल्पतमांक बराबर पिच बटे वृत्तीय पैमाने पर बने भागों की संख्या। अब वृत्तीय पैमाने पर जितने भाग होंगे तो नीचे ज्यादा होगा तो अल्पतमांक कम आएगा, मतलब और अल्प नाप सकता है, यानी हमारा यंत्र और अच्छा काम करेगा। जितने कम नापेगा उतने हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। अतः सूत्र से स्पष्ट है कि वृत्तीय पैमाने पर बने भागों की संख्या बढ़ाने पर स्क्रू गेज की अल्पतमांक कम हो जाएगी, मतलब अल्पतम अंक कम नापने का मतलब और कम नाप सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी यथार्थता में वृद्धि हो जाएगी, मतलब एक्यूरेसी में, मतलब और जितना कम नापेगा उतना अच्छा नापेगा, ज्यादा बड़ी चीज को और अच्छा नापेगा। तो वही कह रहा है कि उसकी यथार्थता में वृद्धि हो जाएगी। यह उपाय सैद्धांतिक रूप से तो सही है, परंतु व्यवहारिक रूप में यह कठिन है, क्योंकि वृत्तीय पैमाने पर खानों की संख्या बढ़ाने पर उन्हें पढ़ पाना संभव नहीं होगा, क्योंकि मानव नेत्र की विभेदन सीमा सीमित। अगर बहुत पास पास खाने कर देंगे तो हम आंख से देख नहीं पाएंगे ना। तो कहना तो बहुत आसान है, वही कह रहा है कि व्यवहारिक रूप में तो कह सकते, सैद्धांतिक तौर पे तो कह सकते हो, लेकिन व्यवहारिक तरीके पे बहुत कठिन है। इसीलिए कहते हैं कि कहना बहुत आसान है, करना बड़ा कठिन है। अगला कह रहा है कि वर्नियर कैलिपर्स द्वारा पीतल की किसी पतली छड़ का माध्य व्यास मापा जाना है, मतलब पीतल की कोई छड़ है, जैसे सरिया ले लेते हैं, उसके मध्य का व्यास नापना है। केवल 5 मापनों के समुच्चय की तुलना में, मतलब 5 बार नापा गया और उनको कंबाइंड किया गया, समुच्चय मतलब एक जगह रखा गया, की तुलना में व्यास के 100 मापनों के समुच्चय के द्वारा अधिक विश्वसनीय अनुमान प्राप्त करने की संभावना क्यों है? मतलब अगर 5 बार नापे उसकी तुलना में अगर 100 बार व्यास को नापा जाए तो 100 बार नापने में हमें ज्यादा संभावना है कि अच्छा नाप आएगी। ऐसा क्यों कह रहा है? तो वही कहते नहीं कि करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान। अगर आप बार बार अभ्यास करते रहेंगे तो जड़ चीज में भी जान आ जाएगी।
तो जब बार बार नापा जाएगा तो हम धीरे धीरे नापते नापते हमारे नाप कैलकुलेट करने की एक्यूरेसी बढ़ेगी, यथार्थता बढ़ जाएगी और गलती होने की संभावना कम होगी। क्योंकि एक बार गलती करेंगे, 2 बार गलती करेंगे, 3 बार, जब 100 बार नापेंगे तो गलती होने की संभावनाएं कम होंगी। इसलिए 100 बार नापने पर अधिक विश्वसनीय होने की अनुमान ज्यादा है। तो वही कह रहा है, देखिए सी में, वर्नियर कैलिपर्स द्वारा पीतल की किसी पतली छड़ का 100 मापनों के समुच्चय से ज्ञात माध्य व्यास, अगर इसका मीडियन निकाला जाए, माध्य निकाला जाए, तो 5 मापनों के समुच्चय से ज्ञात माध्य व्यास की तुलना में अधिक विश्वसनीय होगा, क्योंकि मापन में धनात्मक या यादृच्छिक त्रुटि यानी पॉजिटिव रैंडम एरर, रैंडम हमने बताया था ना कि इधर उधर कोई रेगुलर उसका वो ना हो, जैसे 2 उठाया फिर 10 उठा लिया। तो वही कह रहा है कि क्योंकि मापन में धनात्मक या यादृच्छिक त्रुटि यानी पॉजिटिव रैंडम एरर की संभावना ऋणात्मक या यादृच्छिक त्रुटि यानी निगेटिव रैंडम एरर के बराबर होती है, अधिक विश्वसनीय होगा क्योंकि मापन में धनात्मक त्रुटि। 100 बार नापेंगे तो ये संभावना मतलब पॉजिटिव रैंडम त्रुटि निगेटिव के बराबर हो जाएगी। अतः अधिक प्रेक्षणों में त्रुटियां परस्पर एक दूसरे को निरस्त कर देती हैं और हमें अधिक यथार्थ मान प्राप्त होता है। तो जितनी ज्यादा बार नापेंगे तो त्रुटियां परस्पर एक दूसरे को निरस्त कर देती हैं, यानी जितनी धनात्मक त्रुटि होने की संभावना है उतनी ही लगभग ऋणात्मक त्रुटि होने की संभावना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है कि किसी मकान का फोटोग्राफ 35 मिलीमीटर स्लाइड पर 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र घेरता है। किसी मकान का फोटो खींचा जाता है तो 35 मिलीमीटर की अगर वो बनाई जाए, जैसे फोटो का हमारे साइज होता है वैसे स्लाइड का साइज ले लिया है। तो कह रहा है स्लाइड की किसी स्क्रीन पर प्रेषित किया जाता है, स्लाइड को किसी स्क्रीन पर प्रेषित किया जाता है और स्क्रीन पर मकान का क्षेत्रफल 1.55 मिलीमीटर है। प्रेक्षित पर्दा व्यवस्था का रेखीय आवर्धन क्या है? स्लाइड इतनी है और जो पर्दा लगा है उस पे जब मकान दिख रहा है तो क्षेत्रफल इतना है, तो कह रहा है उसका आवर्धन कितना है, मतलब कितने गुना बढ़ा दिया। जैसे पीछे क्वेश्चन आया था सेम वैसे पूछ रहा है। तो स्लाइड पर मकान का क्षेत्रफल 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर में बदला तो 10 की घात -4 का गुणा हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। तो ये आ गया 1.75 × 10 की घात -4 मीटर। अब स्क्रीन पर मकान के प्रतिबिंब का क्षेत्रफल जो पर्दा बन रहा है उस पर क्षेत्रफल कितना है? 1.55 मीटर स्क्वायर। इसलिए क्षेत्रीय आवर्धन इक्वल टू प्रतिबिंब का क्षेत्रफल बटे वस्तु का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रीय आवर्धन की बात कर रहा है, एरिया का मैग्नीट्यूड कितना है? ये फार्मूला होगा प्रतिबिंब का क्षेत्रफल बटे वस्तु का क्षेत्रफल। तो ये आ जाएगा 1.55/1.75 इंटू 10⁻⁴। तो ये लगभग आएगा 8857। ये यहाँ पर पॉइंट है, देखिए कैलकुलेट कर लीजिएगा, लगभग इतना आएगा। हाँ पॉइंट नहीं है क्योंकि ये नीचे है, तो 8857 आएगा। अब रेखीय आवर्धन इक्वल टू √ क्षेत्रीय आवर्धन होता है। क्यों? क्योंकि रेखीय और क्षेत्रीय तो जैसे क्षेत्रफल में लंबाई गुणे चौड़ाई होता था, तो इसका मतलब इसमें 2 है तो ये स्क्वायर होगा। तो इसीलिए जब इसको निकाला जाएगा तो √ करना पड़ेगा। तो इसीलिए रेखीय आवर्धन बराबर √ क्षेत्रीय आवर्धन। समझ में ना आए तो इसको याद कर सकते हो। तो ये आ जाएगा हमारा 94.1, मतलब इतने गुना हमको फोटोग्राफ की तुलना में जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में सार्थक अंकों की संख्या लिखिए। सार्थक अंक मतलब सिग्निफिकेंट फिगर। तो दी गई राशियों में सार्थक अंकों की संख्या नीचे दी गई। अब देखिए यहाँ पर 0.007 मीटर स्क्वायर। अब हमने बताया था
कि दशमलव के बाद अगर पहले कोई अंक ना हो तो जितने भी जीरो होते हैं वो सार्थक अंक नहीं होते, क्योंकि हमने बताया था कि हम ये जो बिना जीरो वाला अंक है इससे कितने पहले दशमलव है इसको दिखाने के लिए मजबूरी में जीरो लगाए हैं, तो ये सार्थक अंक में गिने नहीं जाएंगे, इसलिए इसमें केवल एक सार्थक अंक है। क्योंकि एक से कम संख्या में दशमलव के दाईं ओर के पहले अशून्य अंक से पहले के शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। अब देखिए इसमें देखते हैं 2.64 × 10⁻24। अब इसको गिनते नहीं तो इसमें 1 2 3 कोई जीरो तो है नहीं, तो बिना जीरो वाले सारे सार्थक अंक होते हैं, तो 3 सार्थक अंक इसमें हो जाएंगे। तो 2.64 × 10⁻24 में सार्थक अंक 3 है, क्योंकि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं तथा 10 की घातें सार्थक अंक नहीं होती, तो इसको छोड़ देंगे। अगला देखिए कह रहा है 0.0370। अब पॉइंट अगर लगा हो तो जो जीरो है उसको सार्थक अंक गिनते हैं। हमने बताया था कि क्यों गिनते हैं, उसका कारण है कि मान लो किसी इंस्ट्रूमेंट या यंत्र से ये नापा गया होगा तो 1 2 3 के बाद जीरो क्यों लगाया, उसको क्या जरूरत थी जीरो लिखने की, ऐसे सीधा 0.237 लिख देता। इस जीरो का मतलब है कि दशमलव के 4 अंक तक उसने नापा होगा, इसलिए मजबूरी में, इसलिए ये इस जीरो को काउंट करना जरूरी है। यहाँ मजबूरी थी, यहाँ पर जरूरी है, इसलिए इसमें 4 सार्थक अंक होंगे। तो 0.2370 में 4 सार्थक अंक हैं, क्योंकि सभी अशून्य अंक तथा दशमलव भाग में अंतिम अशून्य अंक के बाद के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। क्यों होते हैं हमने बता दिए। 6.320 जूल लिखा है, इसमें देखिए 1 2 3 4 सार्थक अंक होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। तो 6.032 में 4 सार्थक अंक हैं, क्योंकि सभी अशून्य अंक तथा 2 अशून्य अंकों के बीच के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं, कारण खंड सी की भांति, जैसे इसको बताया। इसको देखते हैं ई नंबर को। अब देखिए इसमें डी को लिखना भूल गया है, डी में भी 4 सार्थक होंगे, हमने बता दिया। इसको उल्टा लिख दिया है, 3 यहाँ होना चाहिए, 0 बाद में, इसको समझ लीजिएगा। अब एफ वाला देखिए, ई को, हाँ ई लिखा है, इसको भूल गया। अब देखिए एफ में 0.000632, तो इसमें देखिए ये पहले के जीरो नहीं होंगे, तो 1 2 3 4 सार्थक अंक है। तो 0.000632 में सार्थक अंक 4 हैं, कारण खंड 1 में हमने बता दिया। अब यहाँ देखिए इंग्लिश वर्जन में डी को दिया गया है, वहां छूट गया था। तो कह रहा है फॉर ए नंबर विद डेसिमल, दशमलव के साथ जितने नंबर है, द ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट। दशमलव के बाद अगर इधर जीरो आते हैं तो सारे जीरो हमारे सार्थक अंक होते हैं। हेंस ऑल 4 डिजिट्स अपीयरिंग इन द गिवन क्वांटिटी आर सिग्निफिकेंट फिगर, इसलिए चारों अंक इसमें सिग्निफिकेंट फिगर में गिने जाएंगे, यानी सार्थक अंक होंगे। तो 1 2 3 4, तो हमारे पास 4 सार्थक अंक हो जाएंगे। तो अब 10वां क्वेश्चन हो चुका, अब 11 नंबर से हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे।